हम हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा शहर से मात्र 40 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ है। फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में बसाया था। फतेहपुर सीकरी को अल्प समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। हमारे सामने जो आपको संगमरमर की सफेद इमारत दिख रही है, ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। कहते हैं इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को संतान प्राप्त हुई थी। अकबर ने जिसका नाम सलीम रखा, बाद में वही जहांगीर कहलाया। फतेहपुर सीकरी में घूमने की जितनी भी जगह वो सारी आसपास ही हैं। आते ही आपको बुलंद दरवाजा दिखेगा, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और यहाँ का किला, ये सारी इमारतें आसपास ही हैं। ये फतेहपुर की जामा मस्जिद है, लोग यहाँ इबादत करते हैं। जामा मस्जिद मुगल काल की एक महान कलाकृति को प्रस्तुत करती है। इसका निर्माण 1586 में अकबर द्वारा कराया गया था। मुगल बादशाह अकबर स्वयं यहाँ 5 बार नमाज अदा करने आते थे। जामा मस्जिद को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इस मस्जिद की संरचना आयताकार है, जिसमें एक बड़ा आंगन है, जिसके दक्षिण और पूर्व में प्रवेश द्वार है। अभी हम जिस इमारत के अंदर खड़े हैं, इसे बुलंद दरवाजा कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। यहाँ खड़े होकर आप पूरा शहर देख सकते हैं। ये बुलंद दरवाजा 54 मीटर ऊंचा है। अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के बाद अपनी जीत के प्रतीक के रूप में करवाया था। ये दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके द्वार पर काले और सफेद संगमरमर से डिजाइन है। ये जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। हमारे पीछे जो है वो जामा मस्जिद का दूसरा प्रवेश द्वार है। जामा मस्जिद के 2 प्रवेश द्वारों में से पहला बुलंद दरवाजा और दूसरा ये है। आप किधर से भी एंट्री कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी का फोर्ट देखने, जो जामा मस्जिद के बगल में है। यहाँ टिकट काउंटर है, जहाँ से टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ का टिकट का प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज है। यहाँ से हम फोर्ट में एंट्री ले रहे हैं। हमारे सामने एरो बनी है, उसमें लिखा है जोधाबाई का महल इस तरफ। तो चलिए आगे चल के देखते हैं अंदर क्या क्या देखने वाला है। फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से है, जिसका अर्थ होता है जीत की नगरी। हो सकता है अकबर ने इसका नाम अपनी विजयों को प्रमाणित करने के लिए रखा। बाहर से तो ये महल काफी उजड़ा हुआ खंडहर सा लग रहा है। ये किला अंदर से काफी बड़ा और भव्य लग रहा है। इस जगह का इस्तेमाल मुगल सम्राट के दरबारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था।
इस स्थान को गर्मियों के महीने में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए किया जाता था और साथ ही इस जगह का इस्तेमाल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। हमारे सामने ये जो आपको बेहद खूबसूरत इमारत दिख रही है, ये बीरबल का घर था। ये पत्थरों से निर्मित बेहद खूबसूरत महल है जो 2 मंजिला है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। बीरबल अकबर के दरबार के मंत्री और उनके भरोसेमंद सलाहकार थे। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी वास्तुकला बहुत खूबसूरत है। यहाँ की दीवारों और खंभों पर बेहतरीन नक्काशी हो रखी है। यहाँ निचली तल पे 4 कमरे हैं और 2 बरामदे हैं। आप देख सकते हैं इसकी दीवारों पे कितनी सुंदर नक्काशी हो रखी है। ये घर अंदर से बेहद खूबसूरत और शानदार है। कहते हैं ये घर अकबर ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, बाद में इसे बीरबल को दे दिया था। ये घर फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों को काफी लुभाता है। हमारे सामने जो दिख रही है ये नगीना मस्जिद है। ये मस्जिद रानियों की नमाज अदा करने के लिए बनवाया गया था। यह इमारत मुगल और भारतीय वास्तुकला का एक मिश्रण है और साथ ही ये इमारत अकबर और बीरबल के बंधन का गवाह है। ये इमारत हमें बीरबल द्वारा अकबर को दी हुई अमूल्य सलाह की याद भी दिलाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं फतेहपुर सीकरी के फोर्ट के आगे के हिस्सों को। हमारे सामने मरियम का महल दिख रहा है और हमारे दाहिनी हाथ पे जोधाबाई का महल है। ये पूरा फोर्ट अरावली की पर्वत श्रृंखला पर बनाया गया है। इस फोर्ट को बनाने में जितने भी पत्थर लगे हैं ये सभी लाल पत्थर इन्हीं पहाड़ियों से निकाले गए हैं। हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है। और ये है मरियम की कोठी। ये एक छोटा सा मकान है जिसे सुनहरा मकान या मरियम की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इस मकान के विषय में कहानी प्रचलित है कि ये मकान अकबर की ईसाई पत्नी का था जो सोने के पानी से ढका हुआ था, इसीलिए इस मकान को स्वर्ण गृह भी कहते थे। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। हमारे सामने 5 मंजिला इमारत दिख रही है। इस इमारत को पंचमहल कहते हैं। पंचमहल की हर मंजिल निचली मंजिल से छोटी है। ये इमारत पूरी तरीके से खंभों पर टिकी हुई है जिसमें 176 खंभे हैं। इस महल का इस्तेमाल मुख्यतः गर्मियों में किया जाता था जब शाम को यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती थी। निचली मंजिल पे शहंशाह और ऊपरी मंजिलों पर उनकी बेगमें हवा का लुत्फ उठाया करती थी। इस इमारत का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता था। इस स्थान को अक्सर नाटक, संगीत और नृत्य के प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जाता था। पंचमहल के थोड़ा सा आगे बहुत बड़ा सा आंगन बना हुआ है जिसके चारों तरफ इमारतें हैं।
इस स्थान को खजाने की छतरी या ज्योतिषी के बैठने की जगह कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जगह पर अकबर के खजांची बैठा करते होंगे। ये इमारत अकबर के समय का बैंक हुआ करती थी। इस भवन में 3 कमरे बने हैं जो एक जैसे हैं। इन सभी कमरों में अलमारियां हैं जिसके अंदर होल हो रखा है, जिनमें उस समय सोने और चांदी के सिक्कों को सुरक्षित रखा जाता था। अब चलते हैं दीवाने खास की तरफ। ये चौकोर दिखने वाली इमारत बेहद ही खास हुआ करती थी। इसकी डिजाइन बेहद अद्भुत है। इस स्थान पर अकबर और उनके 9 सलाहकार, जिन्हें अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता है, बैठकर सलाह मशवरा करते थे। इसकी डिजाइन एकदम यूनिक है। इसमें जो बीच वाला गुम्बद सा दिख रहा है, यहाँ राजा अकबर बैठा करते थे और इनके चारों तरफ इनके 9 मंत्री बैठा करते थे। इसी स्थान पर बैठ के राजा अकबर ने एक नए धर्म की भी शुरुआत की थी, जिसका नाम था दीन इलाही धर्म, जिनमें सम्राट अकबर ने सभी धर्म की सारी अच्छी बातों को शामिल किया था। पर यह धर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और अकबर के कुछ ही मानने वालों के सिवा इसको किसी ने फॉलो नहीं किया। यह किला इतना बड़ा और इतना सुविधाजनक बनाया गया था। इस किले के अंदर हॉस्पिटल और स्कूल भी थे। इस स्कूल का इस्तेमाल हरम के अंदर रह रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जाता था, जहां उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ है अकबर की एक और बेगम तुर्की सुल्तान का मकान। ये मकान राजा की सभी रानियों के मकान की तुलना में बहुत ही छोटा है, पर ये मकान छोटा होने के बावजूद भी इस महल का सबसे खूबसूरत मकान है। इस महल में एक ही कमरा है जिसमें बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। कहते हैं इस कमरे की दीवारों पे हीरे और बेशकीमती रत्नों का काम हो रखा था। इस कमरे की दीवार की हर इंच पर नक्काशी हो रखी है। बेहद ही खूबसूरत महल है ये। और जो इस महल से लगी हुई इमारत है वही मदरसा हुआ करता था, जहां हरम के बच्चे शिक्षा लेते थे। और हमारे सामने जो स्थान पानी के बीच में घेरा हुआ है, शाम को उस स्थान पे राजा बैठ के आराम करते थे और यहाँ के पानी में गुलाब जल और इत्र मिलाया जाता था, जिसकी खुशबू हवा के साथ पूरे महल में घुल जाती थी। इस तालाब को अनूप तालाब कहते हैं।
मुगल काल में इसी चबूतरे पर संगीत की महफिल जमा करती थी। महल के इस हिस्से को अकबर का महल कहते हैं। ये 2 तल की इमारत है। इसके निचले हिस्से में गर्मियों में तथा ऊपरी हिस्सों में सर्दियों में बादशाह अकबर रहा करते थे। ये रास्ता है। ये रास्ते रानियों के लिए बनवाए गए थे। इस रास्ते के दूसरी तरफ जोधा बाई और मरियम का महल है। वे इन्हीं रास्तों से होकर अकबर के महल में आया करती थी और साथ ही पंचमहल की ऊपरी इमारतों पे जाने का रास्ता भी इधर से ही है। ये जोधा बाई की रसोई है। जोधा बाई शाकाहारी थी, इसलिए उनकी रसोई बाकी रानियों की रसोई से अलग थी। अभी हम हैं जोधा बाई के महल में। जोधा बाई का महल इस किले का सबसे बड़ा महल है। ये बड़ा सा महल सम्राट अकबर ने अपनी सबसे पसंदीदा पत्नी जोधा बाई के लिए बनवाया था। रानी जोधा राजपूत वंश से थी, जो जयपुर के शक्तिशाली शासक मान सिंह की बहन थी। इस महल की डिजाइन राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रित नमूना है। इस महल को देखने के बाद आप रानी की भव्य जीवन शैली को महसूस कर सकते हैं। इस बड़े से पैलेस में कमरों के साथ साथ एक हिंदू मंदिर भी स्थापित है, जिसमें जोधा बाई भगवान की पूजा अर्चना करती थी। ये है मलिकाए हिंद का पैलेस। इस बेमिसाल किले को देखने के बाद अब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। अगर आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में दी गई मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।